Allergic rhinitis. Allergic rhinitis is also known as hay fever. Rhine means nose and itis means inflammation. So, rhinitis means nasal inflammation. Hence, allergic rhinitis is inflammation of nasal mucosa due to allergens. And these allergens are pollen, dust mite, animal hair, mold spores. Characteristics of allergic rhinitis. The characteristics of allergic rhinitis are sneezing, watery nasal discharge, nasal obstruction, redness, itchiness in nose, eyes, palate and pharynx. Most importantly, allergic rhinitis is type 1 hypersensitivity reaction. This point is most important, that it is a type 1 hypersensitivity reaction. Clinically, allergic rhinitis is of two types, seasonal and perennial. In seasonal type of allergic rhinitis, symptoms are present in a particular season. For example, in a particular season when pollens are released from trees, plants, grasses, and these pollens irritate the nasal mucosa and cause symptoms of allergic rhinitis. That type is known as seasonal type of allergic rhinitis. In perennial type of allergic rhinitis, symptoms are present throughout the year. For example, dust mite, fur of animals, insects parts. These are present in a daily life. These are present in our houses, and these act as allergens and affects the nasal mucosa. मोस्ट इम्पॉर्टेंटली एलर्जिक राइनाइटिस जो होती है वो सबसे ज़्यादा जेनेटिकली प्रीडिस्पोज्ड इंडिविजुअल्स में देखी जाती है. नाउ वी विल सी phases of allergic rhinitis. There are basically two types of allergic rhinitis. First is acute early phase and the second is late or delayed phase. Acute phase में क्या होता है कि जो symptoms होते हैं वो 5 से 30 minutes में appear हो जाते हैं after exposure to allergen. And ये जो acute या early phase होता है इसमें sneezing, rhinorrhea, nasal blockage, ब्रोंकोस्पाज्म, ये सब कॉमन सिम्टम्स होते हैं जो कि देखे जाते हैं. लेट और डिलेड फेज में जो सिम्टम्स होते हैं वो अपीयर होते हैं 2 to 8 hours आफ्टर एक्सपोजर टू एलर्जेंस. एंड इसमें स्वेलिंग, कंजेशन, थिक सिक्रीशन, ये सब चीजें ज्यादा देखी जाती हैं. तो एलर्जिक राइनाइटिस जो होती है वो हमारा बस यही है कि जो आईजी, ये इसको हम लोग कहते हैं कि जो आईजीई मीडिएटेड ये इम्यून रिस्पॉन्स होता है नेजल म्यूकोसा का टू एयरबॉर्न एलर्जेंस. जैसे कि हम लोग बात कर रहे थे कि एलर्जिक राइनाइटिस में इन्फ्लेमेशन होता है नेजल म्यूकोसा में. पैथोजेनेसिस में ये होता है कि ये जो होता है ये आईजीई मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स होता है. फर्दर डिटेल में इसका प्रोसेस क्या है कि व्हेन द एलर्जन इज इनहेल्ड, जब भी एलर्जन इनहेल्ड होता है तो सबसे पहले वो पिक्ड अप होता है बाय डेंड्रिटिक सेल्स. एंड दीज डेंड्रिटिक सेल्स जो होते हैं वो एक्टिवेट करते हैं हमारे टी लिम्फोसाइट्स को. जब टी लिम्फोसाइट स्पेशली CD4 टी हेल्पर सेल्स जब एक्टिवेट हो जाते हैं तो ये रिलीज करते हैं साइटोकाइंस. एंड दीज साइटोकाइंस जो होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं अदर इम्यून सेल्स. बट एलर्जिक राइनाइटिस के केस में क्या है कि टू मेनी टी सेल्स एक्टिवेटेड. इसमें नॉर्मली तो टी सेल्स एक्टिवेट होते हैं, ये हमारा नॉर्मल इम्यून रिस्पॉन्स है. लेकिन एलर्जिक राइनाइटिस में टू मेनी इम्यून सेल्स गेट एक्टिवेटेड. एंड ये जो इम्यून सेल्स होते हैं, ये टी सेल्स जो होते हैं, इसमें बहुत ज्यादा एलर्जिक राइनाइटिस में नॉर्मली क्या होता है कि हमारे टी सेल्स एक्टिवेट होते हैं. फिर भी हमारा नॉर्मल इम्यून रिस्पॉन्स है कि व्हेन द कोई एलर्जन या फॉरेन पार्टिकल इनहेल्ड होता है तो वो सबसे पहले डेंड्रिटिक सेल्स उसको पिकअप करते हैं, फिर वो टी लिम्फोसाइट्स को एक्टिवेट करते हैं. टी लिम्फोसाइट फिर साइटोकाइन रिलीज करते हैं और वो फिर अदर इम्यून सेल्स को एक्टिवेट करते हैं. बट एलर्जिक राइनाइटिस में क्या होता है कि टी सेल्स एक्टिवेट तो होते हैं बट सो मेनी टी सेल्स, इतने ज्यादा टी सेल्स एक्टिवेट हो जाते हैं कि वो एबनॉर्मल कंडीशन हो गई. एंड ये टी सेल्स फिर जो बी सेल्स को स्टिमुलेट करते हैं. जब ये टी सेल्स स्टिमुलेट करेंगे हमारा बी सेल्स को, तो बी सेल्स जो होते हैं हमारे ये प्रोड्यूस करते हैं एंटीबॉडीज. और स्पेशली जो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस्ड होता है एलर्जिक राइनाइटिस में
वो IgE एंटीबॉडीज होता है। ये IgE एंटीबॉडीज फिर रिलीज होता है ब्लड स्ट्रीम में, एंड ये IgE बॉडीज फिर बाइंड करते हैं मास्ट सेल्स से, मास्ट सेल्स और बेसोफिल्स से बाइंड करते हैं विद द हेल्प ऑफ FC रिसेप्टर्स। इस कंडीशन को हम लोग कह रहे हैं प्राइम्ड, कि अब IgE एंटीबॉडीज ने मास्ट सेल से बाइंड कर लिया तो ये प्राइम्ड हो गया। प्राइम्ड का मतलब है कि कभी भी अगर फर्दर वो पर्सन एक्सपोज्ड होगा किसी पॉलन से या एलर्जन से, तो ये जो प्राइम्ड मास्ट सेल्स हैं वो फिर एक्टिवेट हो जाएंगे। तो व्हेन एलर्जन एंटर्स द बॉडी इन फ्यूचर, दीज प्राइम्ड मास्ट सेल्स एक्टिवेट हो गए। तो अब ये प्राइम मास्ट सेल्स जो होते हैं, जो भी नॉर्मली मास्ट सेल्स फिल्ड होते हैं विद हिस्टामिन, तो जब दोबारा एलर्जन ने एक्सपोज किया, ये प्राइम्ड मास्ट सेल्स हैं, इनको पहले से पता था कि मतलब ये एलर्जन से वो पहले ही एक्सपोज हो चुके हैं, तो ये मास्ट सेल्स जो होते हैं वो डीग्रैन्युलेट कर जाते हैं। डीग्रैन्युलेट कैसे करते हैं कि जो एंटीजन होता है वो डायरेक्टली इन मास्ट सेल से बाइंड कर जाता है, और उसकी वजह से क्या होता है, डीग्रैन्युलेशन हो जाता है मास्ट सेल्स का। जब ये मास्ट सेल्स डीग्रैन्युलेट कर जाएंगे तो हिस्टामीन रिलीज होगा। ये हिस्टामीन इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हिस्टामीन ही जो होता है वो हमारा क्या कॉज करता है, वेजोडाइलेशन। वेजोडाइलेशन होगा, कैपिलरीज डायलेट कर जाएंगी, और जब कैपिलरीज हमारी डायलेट कर जाएंगी तो ज्यादा से ज्यादा फ्लूइड आएगा, इम्यून सेल्स आएंगे, और उसकी वजह से एडीमा हो जाएगा नेजल म्यूकोसा का। तो ये तो कॉमन सिम्टम है, एडीमा हो जाएगा, स्वेलिंग होगी, नेजल कंजेशन होगा, डिस्चार्जेस भी होंगे। तो ये सब चीजें हो गई, पैथोजेनेसिस हो गई। अब पैथोजेनेसिस हो गई तो डिजीज है, तो उसके सिम्टम्स एंड साइंस देखे जाएंगे। तो साइंस ऑफ एलर्जिक राइनाइटिस में थिन वाटरी और म्यूकॉइड नेजल डिस्चार्ज। तो नेजल डिस्चार्ज होता है वो वाटरी भी हो सकता है, म्यूकॉइड भी हो सकता है। पेल एंड एडिमेटस नेजल म्यूकोसा, हिस्टामिन रिलीज हुआ, वेजोडाइलेशन करेगा, स्वेलिंग, एडेमा, तो नेजल म्यूकोसा में एडिमा हो जाएगा। टर्बिनेट्स जो होते हैं वो भी स्वॉलन पाए जाते हैं। कंजेशन, स्नीजिंग, इचिंग इन द नोज, आईज, पैलेट, फेरिंग्स, एंड इचिंग के साथ जो हमारा होता है रेडनेस भी देखा जाता है। हाइपरप्लेजिया ऑफ सब म्यूकोसल लिम्फ नोड्स, जो लिम्फ नोड्स होंगे उनमें हाइपरप्लेजिया हो जाएगा। होर्सनेस ऑफ वॉइस भी सीन है एंड ब्रोंकोस्पैज्म भी सीन है। तो दीज आर द साइंस, द सिम्टम्स ऑफ एलर्जिक राइनाइटिस। Till now we have studied about the allergic rhinitis. Its causes कि it is caused by various types of allergens. Clinically दो types के होते हैं, seasonal, perennial types. Phases of allergic rhinitis में acute phase, early phase, pathogenesis of allergic rhinitis, and now we will study about the investigation. Investigation में क्या होता है कि total and differential leukocyte count कराया जाता है, और इसमें हमें क्योंकि IgE एंटीबॉडीज का मेन इसमें रोल है तो इओसिनोफिलिया इसमें सीन होता है। एंड स्किन प्रिक टेस्ट भी कराया जाता है। इसमें क्या होता है कि एलर्जन होता है उसको इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है एक पर्टिकुलर एरिया ऑफ स्किन में, और फिर वहां पे जैसे कि रेडनेस है, व्हील्स है, इरिटेशन, बम्प्स, वो सब देखे जाते हैं, और वो सब उनसे एनालाइज किया जाता है कि इस पर्सन को एलर्जी हो सकती है। नेजल स्मेयर किया जाता है, उसमें भी इओसिनोफिलिया देखा जाता है। बाकी मैनेजमेंट ऑफ एलर्जिक राइनाइटिस में प्रोफाइलैक्सिस है। प्रोफाइलैक्सिस में तो फर्स्टली मोस्ट कॉमन यही है कि अवॉइडेंस ऑफ एलर्जन है। एलर्जन को हम लोग अवॉइड करें तो हमारा ये ठीक हो जाएगा। अगर एलर्जन ही नहीं होगा तो इम्यून रिस्पॉन्स नहीं होगा, सिम्टम्स नहीं होंगे। मेडिसिनल ट्रीटमेंट इंक्लूड एंटीहिस्टामिन्स, एंटीहिस्टामिनिक ड्रग्स लेते हैं क्योंकि हिस्टामिन्स बहुत ज्यादा रिलीज होता है मास्ट सेल से, और वही सारा वेसोडाइलेशन और सारे सिम्टम्स कॉज करता है, तो एंटीहिस्टामिन्स देते हैं। डीकंजेस्टेड नेजल ड्रॉप्स देते हैं ताकि नेजल कंजेशन ना हो, उसके सिम्टम्स में रिलीज हो, एंड इन सम केसेस कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स आर ऑल्सो गिवन। सो दिस इज अ शॉर्ट video, short medical lecture about allergic rhinitis. I hope you like my video. Thank you.